हेलो एवरीवन, वेलकम टू अम्ब्रेला क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपका नया साल बहुत अच्छे से जा रहा होगा। आपने नए रेजोल्यूशंस बनाए होंगे जिसको आप अपना कंप्लीट ज़रूर करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, तो ये हमारी एक नई सीरीज़ आ रही है रिगार्डिंग करंट अफेयर। इसमें हम क्या करेंगे, हम जून से स्टार्ट कर रहे हैं अपने करंट अफेयर एंड वी विल कवर इट टिल मे। ऑल द मे अभी आया नहीं है बट हम कवर मई तक करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जून जुलाई अगस्त जितने भी सब्सीक्वेंट मंथ्स हैं हम उनके विजन के करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। प्लस उसके बीच में जो भी आप मुझे लगेगा कि इसमें ऐड ऑन करना चाहिए, इस पर्टिकुलर ईयर का कुछ एक्स्ट्रा करंट रह गया है तो हम वो ऐड ऑन करके उसको रीड करेंगे। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज़ मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप जब भी ये वीडियो देखें, इस वीडियो को देखने से पहले यू हैव दिस पर्टिकुलर PDF ऑफ दिस विजन IAS जून 2023 करंट अफेयर इधर इन द ई फॉर्म और इन द हार्ड कॉपी। मतलब आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है, फिर हार्ड कॉपी भी हो सकती है। सिर्फ रैंडमली वीडियो को मत देखिएगा बिकॉज वो आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होगी। जैसे जैसे जो मैं पढ़ाऊँगी आप उसको उसमें मार्क कर सकते हैं, जो भी कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द जून करंट अफेयर। आज हमारा टॉपिक होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इन्होंने 5 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दी हैं फॉर द जून मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, फर्स्ट न्यूज़ इज़ पॉलिटी एंड गवर्नेंस की न्यू पार्लियामेंट हाउस। ओके, आपको पता होगा कि हमारा जो नया पार्लियामेंट हाउस है वो इनॉग्रेट हो चुका है। अब हमारे जो भी सेशन हो रहे हैं वो न्यू पार्लियामेंट में हो रहे हैं रादर देन इन अ ओल्ड पार्लियामेंट। ओके, अच्छा, कोई भी न्यूज़ को पढ़ने का वे क्या होता है ये भी मैं आपको आज बता देती हूँ। देखो, सपोज़ ये है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है, दिस इज़ द हेडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़। तो हमें पता होना चाहिए कि वाई ये न्यूज़ क्यों है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए उसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं, तो उसमें से उससे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका है तो वो। बिकॉज क्या होता है कि हम जो प्रिपेयर करते हैं हम वो स्टेट प्लस UPSC हम दोनों के लिए कॉन्सिक्वेंटली पढ़ते हैं। ओके, बट UPSC के करंट की डिमांड थोड़ी सी अलग है और स्टेट के करंट की डिमांड थोड़ी सी अलग है। मतलब स्टेट जो PCS पूछते हैं वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, बट UPSC वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। तो हमें इन दोनों को लेके पढ़ना है। मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी कि इसमें फैक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंट था और इसमें अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो वो क्या इंपॉर्टेंट था। बट इट्स योर ड्यूटी, बाय द एंड ऑफ द डे यू विल गो थ्रू द एंटायर जो भी इसमें दे रखा होगा एंड देन यू विल जॉट डाउन वट एवर द इम्पॉर्टेंट यू फाइंड फ्रॉम दैट। ओके, बिकॉज जब तक आप खुद से नहीं करोगे इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू कवर दीज हेफ्टी अमाउंट ऑफ करंट अफेयर ऑफ सो मेनी मंथ्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये है न्यू पार्लियामेंट हाउस हमारा इनॉग्रेट हो चुका है। अब इसमें क्या हुआ था, इसका नाम क्या था सबसे पहले, इट्स ए पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक पार्ट था विच इज़ अ डेवलपमेंट एंड अ रीडेवलपमेंट प्लान। और ये क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था ये, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी इन्वॉल्व किए गए हैं। बट हम इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम में कौन कौन से इंक्लूडेड थे जो वो इनॉग्रेट मतलब री इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट करने वाले उनकी। फर्स्ट इज़ राष्ट्रपति भवन, देन पार्लियामेंट हाउस एंड रिकॉर्ड ऑफिस। सो ये 3 चीज़ें इन्होंने इसमें अलॉन्ग विद इंडिया गेट मॉन्यूमेंट, एंड आई गेस ये भी हमारा हो चुका है डेवलप्ड। ठीक है, तो ये इन्होंने इसमें इंक्लूड किए थे कि हम इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों में चेंजेस लेके आएंगे। सबको ये तो पता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पार्लियामेंट को रीडेवलप किया गया है, बट वेरी फ्यू पीपल नो कि इसके अंदर राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, रिकॉर्ड ऑफिस, इनको भी इंक्लूड किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या था, इसका एम क्या था, इस प्रोजेक्ट का इसका एम ये था कि हमें स्ट्रेंथन करना है गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और ज़्यादा अपना बिल्ड ऑन करना है। ठीक है, प्रेजेंट में आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, इससे बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये आ सकता है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें हाउस्ड हुई थी, मतलब यहाँ पे उनकी मीटिंग्स हुई थी। तो ऐसे छोटे मोटे आते जस्ट गो
एटलीस्ट वन अबाउट इट। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या आता है, ये वाली चीज़ इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक भारत राष्ट्रीय भारत स्पिरिट के अंडर ये प्रोजेक्ट हमारा बनाया गया है। इसमें इन्होंने लोकसभा हॉल है वो किसके थीम के ऊपर बेस्ड है, हमारा जो नेशनल बर्ड है पीकॉक, उसके बेसिस पे इन्होंने हॉल बनाया है। राज्यसभा हॉल किसके उसका थीम है नेशनल फ्लावर। नेशनल ट्री जो हमारा बनियन ट्री है, बरगद का जो पेड़ है, उसको पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस पे प्लांट किया गया है। इंक्लूजन ऑफ सिंबॉलिक सिनेगोल स्क्रिप्चर सिंबलाइजिंग द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। और ये सिनेगोल का एक स्ट्रक्चर है जो कि स्पीकर की चेयर पे लगाया गया है। अशोका पिलर को रखा गया है किस पे, रूफ ऑफ द पार्लियामेंट। हैंड वूवन कारपेट फ्रॉम भदोही, भदोही डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कारपेट सिटी भी बोलते हैं, यूपी का ये डिस्ट्रिक्ट है भदोही डिस्ट्रिक्ट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, विच इज़ नोन एज द कारपेट सिटी ऑफ इंडिया, विच इज़ भदोही। इट्स अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और वहाँ से हैंड वूवन कारपेट्स मंगाए गए हैं। मेक इन इंडिया को ये जो यहाँ पे डील करता है, जिससे 6 गेट हैं इसमें, जिसमें लैंड वाटर स्काई को रिप्रेजेंट किया गया है। अशोक चक्र इज़ मेड ऑन द गेट, हर एक गेट पर अशोक चक्र बनाया गया है। एंड वुड कहाँ से लेके आई गई इन गेट्स को बनाने के लिए, नागपुर। मार्बल कहाँ से लाया गया, गुजरात से। स्टोन वर्क राजस्थान का है। एंड बैम्बू वुड फ्लोरिंग फ्रॉम त्रिपुरा। तो देखो सारे के सारे स्टेट्स की जो भी फेमस चीज़ें वो यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। तो ये बिल्कुल भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट को यहाँ पे बिल्कुल ये शोकेस कर रहा है। ओके, तो इसको एक बार जस्ट गो थ्रू करेगा कि लोकसभा के हॉल का क्या थीम है, राज्यसभा के हॉल का क्या थीम है, और हमारा जो कौन सा हमारा नेशनल ट्री है जो इन्होंने यूज़ किया है, वुड कहाँ से लेके आए हैं, एंड स्टोन वर्क जो है वो कहाँ से हुआ है। ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर ये आ जाता है मेंस में यूपीएससी में, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग, तो उसके फीचर्स में एज अ मेंस का ये आंसर बन जाता है। पूरा का पूरा आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इन स्टेट पीसीएस यहाँ से फॉर श्योर एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देयर आर द चांसेस दैट इट माइट कम इन योर एग्जाम। ओके, उसके बाद हमें these are the certain needs that they showcase, why there is a need for the new parliament house. I don't think so it's very important, just go through it. एक बार go through कर लीजिएगा, might be मेंस में कभी आपको ये लिखने का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बट इस पूरे में अगर मैं बताऊँ तो हमारा ये है कि ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसके 1931 में हमारा ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया था, जिसमें इंक्लूड किया गया था राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, रिकॉर्ड ऑफिस एंड इंडिया गेट मॉन्यूमेंट, ठीक है। अब हमारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एम क्या है कि स्ट्रेंथन करना है हमें किसको, गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। हमारी जो प्रेजेंट बिल्डिंग थी वो, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्किप हो गया मेरे से। ये जो प्रेजेंट बिल्डिंग थी वो किसने, ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे सर एडविन ल्यूटिन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, और अब तो इसके आने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। हर्बर्ट बेकर इन वो आर्किटेक्ट थे हमारी प्रेजेंट बिल्डिंग के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड सम ऑफ दिस, ओके। जो न्यू फीचर है, मतलब न्यू बिल्डिंग की फीचर्स क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट के ऊपर ये काम करते हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इंक्लूड गया है, विच इज़ अर्थक्विक प्रूफिंग है उसमें। और हमारी जो पावर कंजम्पशन है वो 30% तक इसमें रिड्यूस हो जाएगी। प्लस ये पेपरलेस है, इसमें कम्प्लीटली पेपरलेस है। सब कुछ इन्होंने सॉफ्ट फॉर्म में, लाइक ई कॉपी फॉर्म में फॉर्मेट में, बिल्कुल भी पेपर का यूज़ नहीं होंगे। लाइक इको फ्रेंडली, बहुत स्पेशियस है। ये बायकैमरल लेजिस्लेचर को सपोर्ट भी करता है, विच इज़ नॉट सपोर्टेड इन द प्रीवियस पार्लियामेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है जो हम अपनी राष्ट्रद्रोह जिसे हम बोलते हैं, कि अपने कंट्री के अगेंस्ट कुछ ऐसे नोटोरियस एक्टिविटीज़ में डील करना, विच इज़ नोन एज सेडिशन। तो न्यू लॉ ऑफ सेडिशन आया है 22nd लॉ कमीशन in its 297th report on the usage of law of sedition recommended the retention of law of sedition, law on sedition। उन्होंने बोला है कि 22nd लॉ कमीशन ने
22nd लॉ कमीशन, इस टाइम हमारा कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है, 22nd लॉ कमीशन चल रहा है। उसने 279th रिपोर्ट में किसके ऊपर किया गया, ऑन द यूसेज ऑफ लॉ ऑफ सेडिशन, कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी है कि हमें अपने लॉ ऑफ सेडिशन को रिटेंशन करना चाहिए। लॉ ऑन सेडिशन होता क्या है, कौन से, ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आया हुआ है। सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1870 डिफाइंस लॉ ऑफ सेडिशन। इसमें क्या कहता है कि हु एवर बाय वर्ड इधर स्पोकन, रिटन और साइन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, किसी के भी शब्द जो बोले हुए हों, लिखे हुए हों या फिर किसी साइन से, bring an attempt in hatred or contempt and exceed or attempt to exceed disaffection towards the government established by the law। जो भी गवर्नमेंट लॉ के द्वारा स्टैब्लिश की गई है उसके अगेंस्ट अगर वो कोई हेटरेट दिखाते हैं तो वो लॉ ऑन सेडिशन में आ जाते हैं। अब इसमें क्या आता है कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। दीज आर द सम क्रिटिसिज्म कि क्या क्या हम क्रिटिसिज्म लेके आए हैं। इसमें चेंजेस क्या थे, या हियर आर द चेंजेस। ये प्रपोज्ड चेंजेस उन्होंने लेके आए हैं, ये हमारा करंट सिनेरियो है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या है कि इन्होंने बोला था करंट सिनेरियो में हमारी केदारनाथ जजमेंट 1962 की सेक्शन 124A ऑफ IPC उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। करंटली सेक्शन 124A हैज़ अ जेल टर्म ऑफ अप टू 3 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बट इन्होंने प्रपोज में क्या किया है कि वो जेल टर्म कब तक की होनी चाहिए, 7 years तक की होनी चाहिए या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। एंड दिस रिमूव द वाइड डिस्क्रिप्शन ऑन द सेंटेंसिंग, मतलब अवेलेबल विद द जज, मतलब वो सेंटेंस टू डेथ वाला इन्होंने ये ख़त्म कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। प्रोसीजरल सेफगार्ड पहले नहीं था, अब इन्होंने दे दिया है। प्रपोज किया गया है कि कोई भी FIR रजिस्टर नहीं करेंगे अनलेस वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होगा, पुलिस ऑफिसर विद द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, और वो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, उसके बाद ही FIR रजिस्टर की जा सकती है। सो दीज आर द प्रपोज्ड चेंजेस जो अभी इस सेडिशन लॉ में लेके आए हैं और करंटली हमारे ये थे। इसमें करंट में हमारा ये ये जजमेंट है केदारनाथ 1962 केस की इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बाकी जो इसमें और ये सब कुछ दिया हुआ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस पर्पस, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर दीजिएगा। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेडिशन लॉ ऑन सेडिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, GRAI। अब ये क्या है ये देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन लॉन्च द ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स फॉर द ईयर 2022। कौन सी मिनिस्ट्री ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस ने क्या किया है, एक पेंशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट और इंडेक्स लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्चुलाइज्ड, मतलब एक कॉन्सेप्ट का है, डिपार्टमेंट है, कॉन्सेप्ट है काइंड ऑफ जिसमें क्या किया, डिज़ाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। These reports are a part of 10-step centralized public ये इन सब रिपोर्ट का पार्ट है। इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडेक्स इज टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइज comparative picture and provide valuable insight about strength and the areas of the improvement in grievance redressal mechanism। grievance redressal mechanism क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। हमारी एक सेकेंड ARC रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए एक हमें अपना एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स आती है सिटीजन्स को, हम उन सबको प्रॉपरली रिड्रेस कर सकें। ठीक है, और इसमें इन्होंने बोला था कि हम अपनी जितनी भी हमारा सिटीजन्स के राइट हैं, अगर वो कहीं पे भी उनके हार्नेस्ड हो रहे हैं हम उनको ठीक कर सके, तो इस सब चीज़ में ये था। बट अब इस वाली रिपोर्ट में ये आया है कि हमें इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है क्योंकि ये जो इनका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म था प्रॉपरली नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस पर्पस से ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा पूरे उसको, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्पस, ठीक है। एंड ये इसमें कुछ में इन्होंने मेजर्स बोले हैं कि नीडेड टू स्ट्रेंथन द, क्या क्या हमें मतलब क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपनी इसको वो कर सकें। अच्छा ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये रिकमेंडेशन किसकी थी, ये सेकेंड ARC की रिप्रेजेंटेशन थी और ये सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन थी। ओके, नेक्स्ट इज योर OTT रेगुलेशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि OTT बहुत करंट में चला हुआ है। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि OTT की फुल फॉर्म क्या होती है। ये किसी से आई डोंट नो वेदर इट्स आस्क्ड बाय सम पर्सन इन देयर इंटरव्यू, और ये प्रीलिम्स में तो आ ही चुका है, स्टेट PCS के प्रीलिम्स में। OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, एंड ये वाली सर्विसेज क्या होती है, यहाँ पे हम अपने मूवीज़ TV शोज़ हम डायरेक्टली देख सकते हैं वाया द हेल्प ऑफ इंटरनेट, केबल और कोई भी सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है। एंड ये मोबाइल पे भी होते हैं, मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द OTT प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस लेके आ गए हैं, बिकॉज इसमें क्या होता था कि जो उनका कंटेंट होता था वो लाइक एज लिमिट को क्रॉस कर देता था, और उसमें वो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं देते थे कि इट इज़ फॉर अडल्ट फॉर +16 +13, तो इन सब के लिए अब रेगुलेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग लॉ में क्या है कि सर्टेन लॉ, जैसे लॉ सर्टेन लॉ सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड IPC 1861 इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन एक्ट हैज़ बीन मेड एप्लीकेबल टू द कंटेंट जनरेशन ऑन OTT। इन सब ने इनको अभी अभी सिर्फ इसके लिए स्पेसिफिक कोई रूल नहीं बना हुआ, लाइक कोई लॉ नहीं बना हुआ, जो ऑलरेडी हमारे पास लॉ उनमें ही हमने इसको लाइक क्या कहते हैं ग्रीन लाइट दे दी थी कि हाँ हम इसको यूज़ करेंगे अपनी कंट्री में। अब क्या हुआ कि अब न्यू IT लॉज आए थे 2021 में, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड आया था, ठीक है। और अब इसके बाद क्या हुआ है, करंटली इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, इसमें एक तो आ गया हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म विच इज़ अ 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इन्होंने रेगुलेशन अप्रोच को भी लिया हुआ है कि Indian approach to OTT regulation can be termed as light touch co-regulation model, where there is a self-regulation at industry level and oversight mechanism at ministry level। मतलब जो industry like जो ये सारे के सारे मूवीज़ और TV शोज़ बना रही हैं, वो उसका खुद का ही एक वो इंडस्ट्री उस पर रेगुलेट करेगी और मिनिस्ट्री सिर्फ उसको चेक करेगी, ओवरसाइट करेगी और उसको कहेगी कि हाँ ये ठीक है या फिर नहीं। पेरेंटल लॉ कंट्रोल आ चुका है, सेल्फ क्लासिफिकेशन आ चुकी है कि ये सब मतलब एज लिमिट जिसे हम बता देते हैं। अगर आप देखोगे कि जब हम कोई भी कंटेंट होता है जिसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें आ जाता है इट इज़ नॉट फॉर +16, इट इज़ ओनली फॉर अडल्ट, ऐसे आ जाता है, तो वो सेल्फ रेगुलेशन कंटेंट आ चुका है। इसमें मेन आ गया है कि ये थ्री टायर्ड मैकेनिज्म फॉर OTT रेगुलेशन। Level 1 is self-regulatory for publisher, level 2 self-regulation by the self-regulating bodies, and level 3 oversight mechanism। oversight mechanism में ही government involved होती है, ministry involved होती है। self-regulation level 2 और level 1 में जो industry है जो वो content create कर रही है वो ही उस सबको check करेगी और बताएगी कि ये ठीक है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये हमारा OTT का था। अब इसमें वे अहेड और क्या हो सकता है, हमें एक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी की ज़रूरत है क्योंकि वो अभी तक नहीं बनी हुई है। हम अपने जो हमारे टेक्नोलॉजी के IT टेक्नोलॉजी के रूल्स हैं, विमेन पब्लिकेशंस के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बट हमें इसकी ज़रूरत है। रिकग्नाइजिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनलाइन कंटेंट फ्रॉम कन्वेंशनल। वेब कंटेंट क्या है, बहुत ज़्यादा लिबरलाइज्ड है, कवरिंग थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट नॉट सीन इन कन्वेंशनल मीडिया। लाइक बहुत सारे जो अभी हमारे जो वायलेंस रिलेटेड सीन्स होते हैं, सेक्सुअल कंटेंट होता है, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड ऑन द कन्वेंशनल टेलीविज़न। पहले लाइक जो हमारे TV पे मूवीज़ आती थी थ्रू केबल और सम अदर सैटेलाइट्स मीडिया, तो पहले वो सब नहीं होता था, बट अब वो फ्री हो चुका है, वो कुछ भी कोई भी कंटेंट अपलोड कर देता है।
तो उसके लिए हमें रिकॉग्नाइज़ करना होगा, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अबाउट द प्रोविजंस, रेगुलर ऑडिटिंग होनी चाहिए इनकी ऑडिट प्लेटफॉर्म्स की, एंड एंगेज द स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इन सब के ऑडिटिंग प्लेटफॉर्म्स के, उनके लिए भी कुछ रेगुलेशन पॉलिसीज़ आनी चाहिए. दिस इज़ द वे अहेड ऑफ दिस. ओके, तो आज हमने पॉलिटी में 3 टॉपिक्स कवर किए. वन इज़ न्यू पार्लियामेंट हाउस, another one is law on sedition, third one is grievance redressal assessment and index, and the last one is OTT regulation in India. Okay, so your homework for all of you is go through all these 4 topics. डीप में एक बार जाना. इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर ऑफ योर्स, और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट आता है जस्ट उसको मार्कर से हाईलाइट कर लेना. And whatever the extra information if you have regarding that particular topic, just jot down that particular information from this on your side pages. ठीक है. From tomorrow we will cover the news in short and IR topic. Okay, तो हमारा ये ऐसे चलने वाला है. I'll try to cover this entire June current affair within 7 to 8 days. मैं ट्राई करूँगी कंप्लीट हो जाए, and after that we will have a small test of MCQs of only June current affair. ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे. and if possible in recent days if possible we will come with daily current affair videos also, ताकि because prelims आ गया है तो हम जून के और जितने भी अब सब्सिक्वेंट हमारे मंथ्स आएंगे उनके हम करंट अफेयर्स को पहले ही कवर कर लें. ठीक है, ताकि इतना बर्डन ना आ जाए. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.